नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 16 के अभ्यास प्रश्न हल कराऊंगा। पाठ 16 जिसका नाम है प्रकाश। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में हमें विकल्प छांटना है। जो सही विकल्प है उसको सही टिक करना है। प्रश्न पढ़ते हैं पहला। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो उस मिरर के या उस दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। यानी ये जो उत्तल दर्पण है इसमें परावर्तक जो होता है इस तरफ होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है। यानी जो किरण आती है वो ऐसे ही परावर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब जो दूसरी तरफ है ये पहली तरफ हो गया, ये दूसरा साइड है जो दर्पण का। तो जो भी इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। यानी फोकस और जो ध्रुव है पी, जो ध्रुव होता है हमारा पी, ठीक। ध्रुव और फोकस के मध्य में कहीं बनेगा, ठीक। यानी तो वो विकल्प यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हम सिर्फ कहेंगे क्या, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। देखिए, अवतल दर्पण है यानी दर्पण कैसा है हमारा, इस तरह का। जो भी किरण परावर्तित होगी वो ऐसे आएगी और ऐसे इधर को परावर्तित होगी, ठीक। यानी जो पेंटेड एरिया है वो पेंटिंग वाला सतह हमारा इस तरफ, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनाना है, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और सीधा। तो आभासी है तो सीधा तो बनेगा ही, और बड़ा बनाना है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, वो वस्तु कहाँ रखी हो। तो वो वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी तो आभासी बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ये, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच में, ठीक। अगला देखते हैं। एक दर्पण के सामने खड़ा होने पर आपका दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। तो हम समतल दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाएं तो भी हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, और उत्तल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो भी हमें प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा हो जाएगा, लेकिन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो उसी हाइट का होगा, उसी आकार का होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा समतल या उत्तल दोनों। दोनों ही दर्पण से के सामने हम खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनेगा। सीधा का मतलब आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। दूर स्थित किसी ऊंची इमारत की संपूर्ण ऊंचाई जिस दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण है। तो वह दर्पण है समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण की खासियत क्या है, जिस ऊंचाई का ऑब्जेक्ट होगा यानी वस्तु होगी उसी ऊंचाई का प्रतिबिंब उसके अंदर बनेगा, ठीक है। ये समतल दर्पण की खासियत होती है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति होती है। तो जो आपने देखा होगा टार्च टार्च जब जलाते हैं तो उसमें बल्ब कहाँ लगा होता है, बल्ब जो लगा होता है वो उसकी जो स्थिति होती है ना वो होती है परावर्तक के फोकस के अति निकट। जो परावर्तक का फोकस बिंदु होता है उसके एकदम पास में होता है, एकदम निकट में होता है, ठीक है। तभी वो लाइट इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। चलिए, तो इसका विकल्प हमारा ये सही हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए, पहला देखते हैं। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब है, यानी जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो आभासी होता है। अगला देखिए, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है उसकी आकृति आभासी होती है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। अगला रिक्त स्थान देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान 60 ही होगा, 60 डिग्री ही होगा। अगला देखिए, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच। दर्पण का जो ध्रुव है यानी कोई भी किसी प्रकार का दर्पण है तो यहाँ पे ध्रुव होता है और एक फोकस होता है, ठीक।
और एक होता है फोकस से दूनी दूरी पे हमारा होता है ध्रुव, जिसको हम सी से दर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, ये इस जो दर्पण है इसका त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अगला देखिए, मिलान करना है इसमें। देखिए, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण, आभासी व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण, वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दर्पण अपारदर्शी होता है, वहीं कांच पारदर्शी होती है। तो ये हो गया आपका। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। इसमें हमको सही गलत का निशान लगाना है। पहला पढ़ते हैं, आपतित किरण जिसे हम इंसिडेंट रे भी कहते हैं और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपतित को इंसिडेंट और परावर्तित को रिफ्लेक्टेड। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते, तो गलत है, क्योंकि ये तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये सही है हमारा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा और हमारा ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है। एकदम सही है, परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसलिए उसको पर्दे पे नहीं लिया जा सकता। अगला देखिए, अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता। गलत है, अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों तरह के प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण से सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है और समतल दर्पण से भी सिर्फ आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। रेखा चित्र बनाकर इनकी स्थितियों को प्रदर्शित कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल मुख्य बिंदु P को ध्रुव कहते हैं। अब देखिए चित्र में आते हैं, देखते हैं चित्र। ये दर्पण है, ये जो बिंदु होता है इसको P कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं और इसको केंद्र कहते हैं। और इसी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ये मुख्य अक्ष पे C से P तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक कहेंगे, C से P तक की जो दूरी होती है इसी को हम कहते हैं वक्रता दूरी या वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग पे होते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चित्र में सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, यानी चित्र में ये जो आप देख रहे हैं सी बिंदु, ये क्या है? ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, और वक्रता केंद्र की जो वक्रता केंद्र से दर्प ध्रुव की बीच की जो आधी दूरी होती है वही हमारी फोकस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। देखते हैं क्या होती है वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे वक्रता त्रिज्या को, यह 7 लिखा है, 7 नहीं होगा। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं चित्र में CP, यानी ये जो आपका दिखा रहा है CP, जो मैंने अभी आपको बताया कि इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की जो दूरी है इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम CP कह रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अवतल दर्पण में या पीछे बढ़ाए जाने पर मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? हमको जाती हुई दिखाई देगी, लेकिन उत्तल दर्पण में हमको फोकस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है, ध्यान देंगे। अवतल दर्पण में हमको फोकस से जाती हुई दिखाई देंगी। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है वो किरण परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है, फोकस बिंदु से होके जाती है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में वो हमें सिर्फ
फोकस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ देख लेंगे, अवतल दर्पण ही ले लेते हैं चित्र में। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है तो ये किरण ऐसे फोकस से होके जाएगी। अब ये कहीं से भी आएगी, ये हमेशा जाएगी किससे? फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो इसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। चलिए अब आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। पीसी रेखा मुख्य अक्ष है, जो अभी मैंने आपको दिखाया वक्रता केंद्र, वही मुख्य अक्ष है वहां पे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका चित्र में भी आपको दिख रहा है, ये कैसे रेखाएं आ रही हैं, कैसे फोकस से जा रही हैं, ठीक है। ये है अवतल दर्पण में और ये है उत्तल दर्पण में। रेखाएं मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं लेकिन परावर्तित हो रही हैं, लेकिन इनको बढ़ाने पे ये प्रतीत होती हैं कि ये फोकस बिंदु से होके जाती हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों में ये चित्र बनते हैं ऐसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवें का वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। अंतर बताना है। देखते हैं इसका अंतर क्या है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। देखिए पहले वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों है। वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या सदैव उल्टा बनता है। इसके बनते समय अपवर्तित या परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये खासियत होती है वास्तविक प्रतिबिंब में। आभासी में देखते हैं, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह सदैव सीधा बनता है। इसके बनते समय अपवर्तित अथवा परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जैसा अभी ऊपर चित्र में आपने देखा। चलिए अगला देखते हैं छठवें का खा। इसमें क्या बताना है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बीच अंतर बताना है। तो देखते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। पहले अवतल दर्पण देख लेते हैं। प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है। सीधे बनने वाले प्रतिबिंब आभासी एवं उल्टे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो सीधा है इसका मतलब प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा बनता है या सूक्ष्म बनता है, यानी जो वस्तु होगी उससे हमेशा छोटा ही बनेगा प्रतिबिंब का आकार उत्तल दर्पण में, ठीक है। वहीं समतल दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है। तो ये चीजें याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। समांतर प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण तथा अपसारी प्रकाश किरण पुंज का सचित्र वर्णन करिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। पहले समांतर प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण समानांतर होती है उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये चित्र है, हमारा एक दर्पण है, अवतल दर्पण मान लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर जितनी भी किरणें आएंगी ये सारी समानांतर किरण कहलाएंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। अभिसारी, देखिए जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब आ भी सारी, मतलब जहां पे सारी किरण आ रही हैं उसे अभिसारी कहते हैं, ठीक है। तो सारी किरणें आके जहां मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी, अपसारी देख लीजिए। अपसारी प्रकाश किरण, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी किसी बिंदु पे हों और वहां से बाहर निकलती हुई और फैलती हुई प्रतीत होती हों, उसे अपसारी किरण पुंज प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। चित्र के माध्यम से देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये आपका है समांतर प्रकाश किरण पुंज, ये है हमारा अभिसारी, क्योंकि सारी किरणें एक बिंदु पे मिल रही हैं, ठीक है। और ये एक बिंदु से सारी किरणें बाहर निकल रही हैं, फैल रही हैं, तो ये अपसारी हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। जब दर्पण के पीछे किरणें उत्पन्न होती हैं तो उन्हें बिंदीदार रेखाओं का उपयोग करते हैं। देखिए
जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं और प्रतिबिंब बनने में जब हमारी सीधी रेखाएं ऐसे कहीं काटती हैं, तो प्रतिबिंब रियल होता है, यानी वास्तविक इमेज होता है, वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वहीं जब हमको डॉटेड लाइन से उन किरण को मिलाना पड़े, तो इसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए इसी में आगे देखते हैं। तो बिंदीदार रेखाओं का उपयोग करके संकेत दिया जाता है, इसका मतलब कि वे काल्पनिक या आभासी हैं। इसलिए अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है। अभी आगे चित्र में आपको समझा देंगे। ऐसे ही देख लेते हैं, चलिए थोड़ा सा चित्र यहाँ पे देखिए। ये है, मान लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये जो फोकस होता है ना, इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सारे जो प्रतिबिंब बनते हैं एक स्थिति को छोड़कर, तो सारे वास्तविक इमेज बनते हैं। ठीक है, वहीं जब इसकी बात करते हैं उत्तल दर्पण, तो उत्तल में क्या होता है, सारी किरणें जो भी आती हैं वो ऐसे ही परावर्तित हो जाती हैं। तो हमको डॉटेड लाइन खींच के यहाँ पे मिलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके फोकस बिंदु पे। इसीलिए कहते हैं कि सारी जो इमेज बनती है वो फोकस के आसपास बनती है। ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच में बनती हैं, तो वो डॉटेड लाइन से मिलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्तल दर्पण में हमारी जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है वो आभासी होता है, जबकि अवतल दर्पण का फोकस हमारा वास्तविक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, देखिए क्या कह रहा है। किसी अवतल दर्पण को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक किरण आरेख बनाइए। अवतल दर्पण को ध्रुव, ठीक, तथा फोकस के बीच, यानी एक अवतल दर्पण है ऐसे हमारा, और ये हमारा ध्रुव हो गया ये बिंदु, और एक फोकस है, ये फोकस हो गया। इसके बीच में कहीं वस्तु रखी है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसका हमको किरण आरेख खींचना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए, ये है इसका उत्तर। पहले चित्र देख लेते हैं, फिर इसका थ्योरी पढ़ लेंगे। देखिए, ये है हमारा फोकस बिंदु, ये है हमारा पी यानी ध्रुव। अब ध्रुव और फोकस के बीच में हमारा ये वस्तु रखा है। अब वस्तु से एक किरण ऐसे निकलती है समानांतर उस, और यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष ये जो लाइन जा रही है यहाँ तक पूरी, यही हमारी मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ से किरण निकली तो हमारे अवतल दर्पण से लड़ने के बाद परावर्तित होके फोकस से होके जाती है, ये आ गई फोकस से होके जा रही है। ठीक है, अब एक किरण हमारी कहाँ से जाएगी, जो हमारी वक्रता केंद्र है, जो हमारा वक्रता केंद्र है वहाँ से किरण जाएगी और वहीं से परावर्तित हो जाएगी। ये वक्रता केंद्र की खासियत होती है। अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वहाँ से जो कोई किरण जाती है तो उसी सीधे में परावर्तित हो जाती है। देखिए, क्योंकि जो वक्रता केंद्र से जो किरणें जाती हैं वो एक तरह से समझ लीजिए जो आपका दर्पण है उस पे एक लंब की तरह जाती हैं। ठीक है, इसीलिए वो उसी रेखा में परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये कहीं मिल नहीं रही हैं, ये पीछे बढ़ाते हैं, कहीं भी बढ़ाते चले जाएं, ये रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं। तो हमको डॉटेड रूप में इधर मिला बढ़ाना पड़ेगा। इस रेखा को भी बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक बिंदु पे काट रही हैं और यही हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें लिखा भी वही होगा। जब वस्तु ओए दर्पण के मुख्य फोकस यानी ओ ए, ठीक, एफ तथा ध्रुव के मध्य रखी होती है तो इसे चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात चित्रानुसार फैल जाती हैं तथा दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। दर्पण ये है तो इसके पीछे यहाँ मिल रही हैं। ठीक है, फलस्वरूप प्रतिबिंब बी आई, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ये इसी को बी आई कहा, ये बी और आई मिलके प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये किरण आरेख बनेगा इसका। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है। किसी समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो तो परावर्तित किरण का
चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। अब देखिए समतल दर्पण कह रहा है, समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण अगर लंबवत आपतित है, यानी लंबवत आ रही है, गिर रही है प्रकाश किरण, तो वो परावर्तित होके कहाँ जाएगी? तो इसका चित्र देख लेते हैं, सीधा समझ में जाएंगे आप। ये देखिए, ये है हमारा, देखिए थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए ये है हमारा समतल दर्पण, ठीक। अब समतल दर्पण पे एक किरण ऐसे जा रही है सीधे, ये देखिए सीधी जा रही है। तो समतल दर्पण की खासियत होती है कि जो किरण, अगर कोई किरण लंबवत जा रही है समतल दर्पण पे, पड़ रही है, तो वो उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तन का एक नियम है, ठीक। और परावर्तन के सभी दर्पणों पे ये लागू होता है, यानी परावर्तन का नियम सभी दर्पणों पे लागू होता है। तो ये, अब समतल दर्पण की बात कर रहा है प्रश्न में, तो समतल दर्पण पे जो किरण जैसे लंब में जाएगी, तो उसी लंब में वो वापस आ जाएगी, यानी जिस लंबवत अगर जा रही है कोई किरण, तो लंबवत ही वापस आ जाएगी। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सीध में होंगी, एक ही रेखा में होंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। 11 का पहला देखिए, उस दर्पण का नाम लिखिए जिससे वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वस्तु के आकार का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है, ठीक है। वस्तु के आकार का मतलब जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही हमारा प्रतिबिंब भी बने, ठीक है, इसलिए वो समतल दर्पण ही बनाता है हमारा। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर देखिए, उत्तल, ये उत्तर लिख गया है, ये उत्तल है, ठीक है, इसको उत्तल कर लीजिएगा, यहाँ पे उत्तर नहीं होगा, उत्तल होगा, ठीक है, ये उत्तल होगा। उत्तल दर्पण को मुख्य अक्ष पर बिंदु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहाँ प्रतिबिंब के बाद मुख्य धुरी के समांतर यात्रा करने वाली किरणें मिलती हैं। समांतर है, समांतर, ठीक, समांतर किरणें जो चलती हैं मुख्य अक्ष के, वो किरणें समांतर यात्रा करने वाली किरणें मुख्य अक्ष पे, या सॉरी मुख्य फोकस पे मिलती हैं, ठीक है। यानी चित्र में अगर ऐसे देख लिया जाए तो ये चित्र है, अब उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो उत्तल ही बनाते हैं। ये उत्तल है, ये हमारा, ये इधर हमारा पेंटेड एरिया है, ठीक। जो किरण आएगी ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष का एक फोकस यहाँ होगा, ठीक है, ये सी होगा। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये यहाँ से परावर्तित होगी, लेकिन जब इसको डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होके जाएगी। ऐसे यहाँ से आएगी तो ये इधर परावर्तित होगी, ठीक, लेकिन डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होके जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे वो मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम लिखिए। तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में जो लाइटें में दर्पण होता है वो इसलिए उत्तल लगाया जाता है ताकि जो प्रकाश है वो दूर तक फैले, अपसारी किरणों के हिसाब से चले वो, ठीक है, अपसारी हो जाए ताकि जो सड़क का है वो ज़्यादा क्षेत्र कवर हो प्रकाश से, प्रकाश ज़्यादा सड़कों पे ज़्यादा दूर तक फैले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई की जाती है क्यों? देखिए, दर्पण के पृष्ठ भाग पर चांदी की कलई कर देने पर अंदर की सतह चमकीली दिखाई देने लगती है। प्रकाश का परावर्तन इसी अंदर वाली चमकदार सतह से होता है। यानी अगर हम कलई नहीं करेंगे तो जो हमारा दर्पण होगा वो परावर्तन नहीं करेगा, इसीलिए चांदी की कलई की जाती है, क्योंकि वो जो चांदी का भाग होता है, सिल्वर होता है, वो बहुत अच्छा परावर्तक होता है प्रकाश का। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं क्यों? देखिए, इसका उत्तर, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। इस खोखले गोले से उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण होता है। इसी कारण उत्तल या अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे एक गोला होता है, ये गोला है, अब इतना हिस्सा हम काट के अभी निकाल दें तो ये हो गया, और इसको इधर से पेंट कर दीजिए, ये हिस्सा है हमारा, और इधर से पेंट कर दिए तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इधर से एक हिस्सा निकाल दीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा, और इधर आप पेंट कर दीजिए तो ये क्या हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक है।
तो एक गोले का हिस्सा होते हैं दोनों दर्पण। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए तथा आवश्यक किरण आरेख बनाइए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसका देखिए, ये उत्तल दर्पण कह रहा है ना, उत्तल दर्पण कह रहा है। चलिए तो उत्तल दर्पण का ये जो फोकस है, जो किरण आरेख है वो देख लीजिए। देखिए ये उत्तल दर्पण है, ये हमारा बीच में जो है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहाँ पे फोकस बिंदु है। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आई, तो ये तो यहाँ से परावर्तित हो गई परावर्तन के नियम के कारण। ठीक, लेकिन जब डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होके जाएगी। ऐसे ही ये किरण आई, ये यहाँ परावर्तित हो गई, इसको आगे बढ़ाएंगे तो डॉटेड लाइन से फोकस पे मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण कार्य करता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, परावर्तन के नियम को लिखिए। देखिए परावर्तन का नियम देखते हैं, इसका उत्तर देखिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं, ये एक नियम है परावर्तन का। दूसरा, आपतन कोण यानी एंगल आई, कोण आई, परावर्तन कोण यानी कोण आर बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये होते हैं परावर्तन के नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पार्श्व परिवर्तन क्या है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दिखाइए। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन दिखाइए। होता क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, पार्श्व परिवर्तन का, जब आप समतल दर्पण के सामने, अब ये समतल है, आधा सा हो गया, ठीक है, इसको समतल दर्पण लिखिएगा। ये क्या है? समतल दर्पण है। ठीक, समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ हिलाते हैं तो आपको प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के किन किन अक्षरों के समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता? किन किन अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है? इसका उत्तर देखिए। जैसे अब यहाँ उदाहरण के पार्श्व परिवर्तन, अब मान लीजिए हमने यहाँ लिखा बी, तो समतल दर्पण में जब बी को आप देखेंगे तो ये कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। ठीक, वहीं अगर आई को हम बनाए समतल दर्पण में, तो आई समतल दर्पण में आई ऐसा ही बनेगा, इसमें कोई पार्श्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये अक्षर देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षर हैं, जिनमें से ये सारे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई के समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। तो ये 11 अक्षर हैं जिनके पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होते। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। यदि आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन का नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का ही होता है। तो अगर आपतन कोण 30 है तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः परावर्तन कोण 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। क्या कह रहा है पहले देखते हैं। यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? पहले तो चित्र में इसका चित्र बनाते हैं और समझते हैं। देखिए एक समतल दर्पण है, ये मान लेते हैं हमारा समतल दर्पण है। ठीक, क्या कह रहा है? पहले इस पे एक लंब खींच लेते हैं, ये लंब है। ठीक, ये हमारा क्या है? लंब। कह रहा है कि यदि आपतित किरण व समतल दर्पण, तो मान लेते हैं कोई आपतित किरण है, ये ऐसे किरण जा रही है। ठीक, ये आपतित किरण है। आपतित किरण और व समतल दर्पण के बीच, तो आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच कितना कोण बन रहा है? ये 60 बन रहा है। ठीक, तो पूछा है परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमको पता है ये पूरा कोण होता है 90, क्योंकि हमने लंब खींचा है। तो अगर हम 90 में से 60 घटा दें तो ये कितना बचा? 90 में से 60 घटाएंगे तो ये हमको मिल गया 30। ठीक, यानी कितना हो गया? जो एंगल आई हो गया, ये कोण आई बराबर हो गया हमारा कितना? 30। तो जाहिर सी बात है परावर्तित किरण कितना हो जाएगा? परावर्तित किरण भी हमारा 30 हो जाएगा। ठीक, और जब ये 30 हो जाएगा तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक,
तो वही चीज़ यहाँ पे हल किया हुआ है। देखिए एंगल आई प्लस 60 बराबर 90, वही जो मैंने अभी किया। तो जब हम आई निकालेंगे तो 90 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 30। तो एंगल आई अगर 30 है तो परावर्तन कोण का मान भी हमारा 30 होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके अभ्यास प्रश्न इस पाठ के सारे हल हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।